नमस्कार, मैं हूं अवनीश और आज आपके सामने उपस्थित हूं शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता लेकर जिसका शीर्षक है उषा। शमशेर नई कविता के एक प्रतिष्ठित कवि हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्हें प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ कविताओं में समाज में व्याप्त गरीबी और अन्य समस्याओं का भी वर्णन किया है, लेकिन मूलतः ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर प्रयोगवादी कवियों में गिने जाते हैं। प्रयोगवादी वे कवि हैं जिन्होंने लीक से हटकर नए तरह के प्रयोग किए, नए तरह के उपमानों का प्रयोग किया। एक जगह जैसे बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ कि पहले समय के जो कवि थे वो तुलना जब करते थे, किसी की सिमिलैरिटी बताते थे, तो जिन उपमानों का प्रयोग करते थे, किसी स्त्री के मुख को चंद्रमा कह देना, जब सिमिलैरिटी बताते थे, किसी नायिका की आंख को हिरण की आंख जैसा बताना या खंजन की आंख जैसा बताना। बाद में प्रयोगवादी दौर में ये बातें बदल गई। एक कविता है कि अगर मैं तुमको ललाटे सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो नहीं कारण कि मेरा प्यार उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता भी कर गए हैं इन प्रतीकों से कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यानी पहले जमाने के जो उपमान थे वो पुराने हो गए। बार बार एक ही उपमान का प्रयोग, नायिका जा रही है तो उसकी चाल मदमस्त हाथी के जैसी है, उसकी आंखें खंजन पक्षी जैसी हैं, उसकी आवाज कोयल जैसी है। इन चीजों से हटकर प्रयोगवादी दौर में जो उपमान थे वे बदल गए। जो मैंने कविता सुनाई उसमें उसका नाम है कलगी बाजरे की, तो कवि नायिका को बाजरे की कलगी के समान मानता है। जो विषय है वो है उषा। उषा छायावादी कवियों का भी बड़ा पसंदीदा विषय रहा है। बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन शमशेर ने इसको एक नई अभिव्यक्ति दी है। उषा को एक नए रूप में चित्रित किया है, नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। और जिस चीज के लिए शमशेर जाने जाते हैं, आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का उपमानों का प्रयोग करने के लिए, हिंदी उर्दू की आम बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग करने के लिए, सौंदर्य का मनमोहक चित्रण करने के लिए, ये सारी चीजें इन्होंने उषा कविता में कर दी हैं। तो आइए देखते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। शमशेर कहते हैं कि प्रात नभ था, प्रातः काल का जो बिल्कुल सुबह का समय है, सूर्य के उगने के पहले का समय है। सूर्य के निकलने से पहले ही जो लालिमा आकाश में आ जाती है, उससे भी पहले का समय है, भोर का नभ। प्रात नभ था बहुत नीला, जिस आकाश की हम बात कर रहे हैं प्रातः काल के, वो बहुत नीला था। जब रात बीत रही होती है, सुबह होने ही वाली होती है, लालिमा आकाश में भी आई नहीं होती है, तो थोड़े से प्रकाश में, जो कि लाल प्रकाश नहीं है, जो श्वेत प्रकाश के आवरण में रात्रि की कालिमा जा रही होती है, तो आकाश बिल्कुल नीला दिखाई देता है। तो प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे। अब शंख क्या है? यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं समुद्र में पाई जाने वाली एक ये शेल है, शंख कहते हैं। अब ये बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल श्वेत होती है। यहाँ नीले का अर्थ ये नहीं है कि शंख नीला होता है और नीले शंख जैसे, बल्कि शंख का प्रयोग इसलिए किया गया है कि शंख समुद्र से निकला हुआ है, गीला है। जिस तरह से सुबह का आसमान गीला है, उसकी बूंदें टपक रही होंगी, आसमान नम होगा, ठंडी हवाएं चल रही होंगी, तो शंख से तुलना करने का एक यह भी उद्देश्य हो सकता है। या शंख को उसकी पवित्रता के लिए लाया गया, शंख को बहुत पवित्र माना जाता है। आसमान भी उस समय बड़ा पवित्र है, बड़ा शांत और बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तो प्रातः काल का नभ एक तो नीला था, बहुत नीला, और दूसरा शंख जैसे था, बिल्कुल गीला और पवित्र। भोर का नभ, फिर से उन्होंने इस बात की आवृत्ति की है, प्रातः काल का नभ या भोर का नभ। भोर का मतलब भी, भोर मतलब डॉन, यानी सूर्य के उदय होने से पहले का समय।
तो सूर्य के उदय होने से पहले के समय की हम बात कर रहे हैं। कैसा दिखता है यह आकाश, कैसा दिखता है भोर का नभ। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। आप ग्रामीण संस्कृति के उपमानों का प्रयोग करते हुए आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं शमशेर। राख से लीपा हुआ चौका। जब गांवों में आजकल गैस स्टोव आ गए हैं तो आज चौके को राख से लीपने की जरूरत नहीं है। जब गांव में चूल्हे पर खाना बना करता था तो एक तो चूल्हा हो गया। भक्तिन पाठ में आप पढ़ चुके हैं, चूल्हा चौका शब्द आया था, वहां मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो एक तो चूल्हा है जिस पर खाना बनता है, लकड़ी उसमें जला करके उस पर बर्तन रख करके खाना पकाया जाता है, और जो उसके आसपास का थोड़ी जगह है वो चौका कहलाती है, जो बड़ी पवित्र और साफ मानी जाती है, जहाँ पे खाना बनता है। तो उसे खाना बनाने के बाद चूंकि उसमें भोजन के कुछ अंश गिर जाते हैं, उसको साफ कर दिया जाता है, लीप दिया जाता है मिट्टी से या पानी में राख मिला करके। तो राख से जब लीपते हैं, मिट्टी उसमें मिली हुई है, तो वह न पूरी तरह से काला होता है न वो सफेद है, उस बीच का वह कलर है। वो उसे आप स्लेटी कह लें, धुएं का कलर रंग है वह। तो लेकिन जब वह गीला है तो ज्यादा काला दिखाई देगा, थोड़ा डार्क होता है उसका कलर, और जैसे जैसे वो सूखता जाता है, लाइट होता जाता है उसका कलर। तो ये जो आकाश है वो ज्यादा कालीमा लिए हुए है, इसलिए वो अभी गीला पड़ा है, डार्क है अभी उसका कलर। जब धीरे धीरे और प्रकाश आएगा तो लाइट कलर हो जाएगा, यानी वैसा कलर हो जाएगा जैसा चौका सूखने के बाद लगता है। तो गांव में चूल्हे के आसपास का जो जगह है उसको राख से लीप दिया गया है, वो भी गीली है वह जगह, और गीले होने पर जैसा रंग उसका है वैसा ही रंग आसमान का है। यहाँ कवि शंख जैसा शब्द प्रयोग करता है, तो जहाँ शंख की तरह उससे आकाश की तुलना की गई है और जैसा सिमिलरिटी बताने वाला शब्द भी मौजूद है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग है। बाकी और प्रवाहमयी भाषा है, एकदम सामान्य सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर कहते हैं कि बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। सिल, आजकल घरों में ग्राइंडर आ गए हैं पीसने के लिए चटनी और मसाले। पहले समय में ग्राइंडर नहीं हुआ करते थे, बिजली नहीं थी, तो उन दिनों सिल होती थी। एक चिपटा सा पत्थर होता था और एक बट्टा होता था उस पर, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ चित्र में। इसमें किसी चीज को पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो एक तो ये लाल पत्थर हुआ करते हैं, उनकी भी सिल होती है, और एक काले पत्थरों की सिल होती है। तो जब काले पत्थर की कोई सिल होगी तो जाहिर सी बात है वो पूरा काला काला दिखाई देगा, और उस पर लाल केसर से की जैसे धुल गई है। केसर आपको मैं दिखाता हूँ, ये केसर है। केसर अगर उस पर पीस दिया जाए, कोई भी चीज आप पीसेंगे तो पीसने के बाद अगर उसे साफ करके निकाल भी लेंगे तो थोड़ा बहुत उसका अंश रह जाएगा, यानी उस काली सिल के ऊपर थोड़ी थोड़ी लालिमा है। लाल केसर को धोख दिया गया है, पीसने के बाद उसे निकाल दिया गया है, लेकिन हल्की हल्की लालिमा उस पर है। उसी तरह से आसमान है काला, लेकिन सूर्य निकलने वाला है तो उसकी हल्की हल्की लालिमा आसमान में दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी काली सिल पर केसर पीस ली गई हो और उसको फिर धो करके निकाल दिया गया हो, और हल्की हल्की लालिमा उस सिल पर बच गई हो। और क्या, और ये बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के उदाहरण शमशेर चुनते हैं। जो चीज आप हर रोज देखते हैं वैसे उदाहरण से आपको परिचित करवाते हैं। फिर से कहते हैं कि और क्या उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आज दौर बदल गया है, पेंसिल और पेन का दौर है, कॉपी पर आप लिखते हैं। पहले समय में ऐसा नहीं था। पहले समय पर तख्ती होती थी, एक लकड़ी का एक बोर्ड सा होता था, उस पर बच्चे लिखते थे। स्लेट आया करती थी, एक बोर्ड सा होता था जो काले रंग का होता था, और उस पर बच्चे चौक से लिखा करते थे। तो अगर उस काली स्लेट पर, भी काले रंग की थी, उस काली स्लेट पर अगर लाल चौक से लिख दिया जाए, जैसे बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड देखे हैं वैसा ही समझ लीजिए, उसका एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में लेकर के बच्चे और उस पर लिखते थे। तो अगर उस पर लाल खड़िया चाक से लिख दिया जाए और उसको मिटा दिया जाएगा तो हल्की हल्की लालिमा उस काले स्लेट पर रह जाएगी। वैसा ही दृश्य कुछ आसमान में दिख रहा है कि आसमान काला है, लेकिन सूर्य की लालिमा आ रही है, उस लालिमा से थोड़ा थोड़ा वो लाल सा दिखाई दे रहा है। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि और आसमान कैसा दिख रहा है, या तो ऐसा मान लीजिए जैसे कि स्लेट पर किसी ने खड़िया से लिखा हो कुछ और उसको मल दी हो किसी ने। स्लेट पर किसी ने खड़िया चाक को मल दिया हो,
केवल लिखा हुआ नहीं है, वो मल दिया गया है, उसे रगड़ दिया गया है उस पर, यानी एक धुंधली सी लालिमा उस पूरे काले स्लेट पर तैर गई है। वैसा ही आसमान में है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य उगने ही वाला है, उस कालिमा के बीच में सूर्य का लाल प्रकाश सुबह सुबह का प्रवेश कर रहा है और ऐसी लालिमा दिखाई दे रही है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल रंग की खड़िया चाक कर दी हो। फिर एक और उदाहरण से आपको परिचित कराते हैं। कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। किसी सरोवर का, किसी तालाब का पानी है, देखेंगे आप तो रिफ्लेक्शन की वजह से वह नीला दिखाई देता है, तो ऐसा लग रहा है कि उस नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। गौर मतलब गोरा। तो ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति स्नान करने गया है, और चूंकि भोर का दृश्य है तो भोर में ज्यादातर जहाँ पर छायावादी कवियों की बात हुई है उन्होंने स्त्री के सौंदर्य की बातें खूब की हैं। यहाँ शमशेर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, हालांकि बल्कि वे दिखाना ही चाहते हैं कि भोर का समय है, सुबह का समय है, तो बहुत सारे लोग जो पुरुष हैं वे जाते हैं स्नान करके पूजा पाठ करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि कोई पुरुष हो। यहाँ उन्होंने उद्धृत नहीं किया है, यहाँ उन्होंने ये नहीं क्लियर किया है कि यहाँ पुरुष या स्त्री की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लिखा है ऐसा लग रहा है कि कोई पुरुष किसी सरोवर में, किसी तालाब में स्नान कर रहा है और तालाब का पानी नीला दिखाई दे रहा है, और वह व्यक्ति जो गोरा है वो उसमें नहा रहा है, और उस नीले पानी के बीच में खड़ा वह गोरा व्यक्ति, उसकी झिलमिलाहट उस पानी में तैर रही है। आप जब खड़े होते हैं तो आपका एक रिफ्लेक्शन उस पानी में भी पड़ता है। तो एक तरफ नीला आकाश है, काला आकाश है, और दूसरी तरफ वहां सूर्य की लालिमा प्रवेश कर रही है। वो देख करके ऐसा लग रहा है कि ये एक नीला जल है किसी सरोवर में, आसमान, और जो सूर्य की लाल किरणें हैं वो क्या है, वो कोई व्यक्ति जो गोरे रंग का है वह उसमें स्नान कर रहा है, और उसके शरीर का रिफ्लेक्शन, उसके शरीर का परावर्तन उसमें झिलमिला रहा है, उस पानी में झिलमिलाता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में जहाँ वो बिल्कुल नीला न था, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता जा रहा है, सवेरा होता जा रहा है। अब स्लेट की बात आपने पढ़ ली, उस पर लाल खड़िया चाक किसी ने मल दी है। अब आपने पढ़ लिया कि ऐसा लग रहा है कि नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह हिल रही है। यहाँ आते आते इतने समय में सूर्योदय हो रहा है, सूर्य धीरे धीरे निकल गया है और जादू टूटता है। अभी तक जो जादू था आसमान में, जो जादू था इस उषा का, वो टूट रहा है। जादू तभी तक है जब तक सूर्य नहीं निकला हुआ है। आपको भोर का नभ शंख जैसा बताया गया, भोर का नभ राख से लीपे हुए चौके की तरह बताया गया। आपको बताया गया कि ऐसा लग रहा है कि काली सिल पर जैसे केसर पीसने के बाद उसको धो दिया गया हो, या ऐसा लग रहा है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया से चाक मल दी हो, या आखिर में ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में कोई व्यक्ति स्नान कर रहा हो, उसकी परछाई दिख रही हो उसमें। इतने सारे उपमानों का प्रयोग करते करते कवि कहता है कि और जादू टूटता है। अब ये सारे उपमान का प्रयोग करके बताते बताते कवि कह रहा है कि जादू टूट रहा है धीरे धीरे, जादू समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। क्या हुआ? सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्य निकल गया और ये जो पिछली वाली सारी चीजें थी वो समाप्त हो गई। छायावादी कवियों की यह परिपाटी रही है कि एक चीज की सिमिलैरिटी बताने के लिए, एक चीज की समानता बताने के लिए 2, 3 या उससे अधिक उपमानों का प्रयोग करते हैं, एक के बाद एक उपमानों का भी प्रयोग करते हैं। उन्हीं में शमशेर बहादुर सिंह भी शरीक हो गए हैं। उन्होंने भी ढेर सारे उपमान दे करके एक उषा की बात करने के लिए, एक उषा से आपको परिचित कराने के लिए, आपको उस दृश्य को अपने मन में उतार लेने के लिए एक के बाद एक कई उपमानों का प्रयोग कर देते हैं हमें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। ये मेरी व्यक्तिगत रूप से पसंदीदा कविताओं में से एक है। अगली बार अगले वीडियो में एक और पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।